गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने आज मेरा पहला दिन है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुजय कुमार है और ये मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन है। जैसा कि बच्चों आप सबों को पता है कि वर्तमान में कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते आप सब विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसके लिए हम सभी शिक्षकों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया है। आपके सिलेबस कंप्लीट हों, इस तरह के वीडियो के माध्यम से आप अच्छी पढ़ाई कर पाएँ, इसलिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको इतिहास विषय हिस्ट्री में मैं आप लोगों के लिए आपके सिलेबस से, आपकी बुक से इसी तरह के वीडियो लेकर आऊँगा। पूरी उम्मीद करूँगा और पूरी उम्मीद कर भी रहा हूँ कि प्रतिदिन आने वाले जो वीडियोज़ हैं, चाहे वो जिस विषय के हों, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे लगन से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और करेंगे भी। चूँकि बच्चों इस विकट परिस्थिति में, कोरोना महामारी में आपकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। हमें सुरक्षित रहना है। सभी तरह के कोरोना से जो बचाव के नियम हैं, उनका फॉलो करते हुए हमें पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो यह जो माध्यम है बच्चों, एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप YouTube के द्वारा आपके सिलेबस से प्रत्येक दिन आपको पढ़ने के लिए कंटेंट भेजे जाते हैं। चूँकि आज मेरा पहला दिन है, इसलिए थोड़ी बातचीत हो जा रही है। पूरे डिस्कशन को अगर हम देखें तो आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों। ऐसे में हम सभी का ये कर्तव्य है, हम सभी शिक्षक की ये पूरी उम्मीद है कि हम इस काम को करें। और हमें खुशी मिलती है कि इस तरह के जब ऐसे समय में जब आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, विद्यालय आप नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे प्यारे स्टूडेंट्स को शिक्षा देना। सिलेबस के माध्यम से हम सभी शिक्षक इस तरह के कंटेंट वीडियोज़ तैयार करते हैं जो आप तक पहुंचाए जाते हैं, आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते हैं और आप बड़े लगन से, बड़े मन से, बड़े तन मन से इस वीडियोज़ को देखते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और आप अच्छे ढंग से इसको तैयार करते हैं। तो बच्चों, मैं कुछ आपको सलाह देना चाहता हूँ, कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। चूँकि मेरे सजेशंस आप अगर फॉलो करेंगे तो बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे। देखिए बच्चों, जो भी वीडियोज आपको मिलते हैं, चाहे वो जिस विषय के हों, ध्यान से उसको प्रत्येक दिन देखिए। चूँकि अगर आप नहीं देखिएगा तो आप विद्यालय तो आ नहीं रहे हैं, और जब विद्यालय आ नहीं रहे हैं तो आप पढ़ाई पूरी करेंगे कैसे, आप सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे। चूँकि आप इंटरमीडिएट फाइनल में जब बैठेंगे तो सिलेबस तो आपको कंप्लीट होना चाहिए, तो आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, वीडियोज को देखेंगे, बार बार देखेंगे,
एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा देखिए, दोबारा समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखिए। और जहाँ भी आपको दिक्कत लगता है बच्चों, आप क्या करें, इस यूट्यूब जो वीडियोज है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने शिक्षकों से सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, सर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, इसको आपने कैसे बताया है, हम इसको कैसे डील करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, ताकि हम आसानी से कर पाएँ। साथ ही बच्चों, आप क्या करेंगे, बताई गई सारी बातों में से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ऐसे तो बातें पूरी इम्पोर्टेंट है, सभी वीडियोज इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सारी बातें भूल जाऊँगा क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और हमको कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। कॉपी में लिखने से क्या होगा, आप जब चाहें उसको आप खोलकर कॉपी को देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चैप्टर अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, आपको पास अगर नोट डाउन किया हुआ रहेगा तो आप बाद में उसको देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम्स के समय में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि अच्छे से अच्छे हम मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो ठीक है बच्चों, मेरा सुजय कुमार का सजेशंस आप लोगों को कैसा लगा, आप इसको फॉलो कीजिए और कॉपी में नोट डाउन करें और मुझे कमेंट में पूछिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप इतिहास को, हिस्ट्री सब्जेक्ट को, सिविक्स को, पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक्स को, तो आप कैसे अच्छे ढंग से लिखेंगे, कैसे अच्छे ढंग से आप सजा के उसका आंसर देंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, कहीं पे मार्क्स कटिंग का कोई गुंजाइश ना रहे। तो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बहुत सारा ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से उसके आंसर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसी कड़ी में बच्चों देखिए, आज का जो आपका इतिहास विषय है, आपकी जो हिस्ट्री बुक है, उससे हम लोग आज पहला चैप्टर लेके आए हैं। वो जो पहला चैप्टर है आप उसको देखिए। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बच्चों, इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमें बीती हुई बातें बताता है। बीते हुए चीज को हम इतिहास में पढ़ते हैं। वर्तमान में जो घटित हो रही है वो भी कभी इतिहास बन जाएंगे। तो हम लोग जो इतिहास अभी पढ़ रहे हैं वो पिछले बीती हुई बातें हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा के बारे में हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस काल में इसमें हम लोग क्या क्या देखते थे, ईंट कैसे होती थी, मनके कैसे होते थे, और क्या हड़प्पा में ऐसी क्या विशेषता थी कि हड़प्पा में हम लोग क्या क्या नया नया चीज़ देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन का दिन है, इसलिए थोड़े से आज बातचीत हो जा रही है और आशा करता हूँ कि आपको मेरे साथ आकर अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो चैप्टर होते हैं इतिहास, चूँकि इतिहास बीती हुई बातें हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसके साक्ष्य हैं, जिसके सबूत हैं, जिसके प्रमाण मिलते हैं, तो इसको बदला नहीं जा सकता। आप अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और नीचे की कक्षाओं में भी इस चैप्टर को आपने देखा होगा, लेकिन उन छोटे रूपों में देखा होगा। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे, यही चैप्टर, यही हड़प्पा सभ्यता आप और विस्तृत पढ़ेंगे, उसमें और सारी जानकारियाँ आप प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, अगर इस जानकारी को आप थोड़ा सा रखते हैं तो आगे क्या होगा कि आपको जो अगले, मान लीजिए कि आप बीए में पढ़ने जाएंगे, आप स्नातक की डिग्री लेंगे, तो उसमें भी आपको आर्ट्स का जो पेपर रहेगा, वो जो इतिहास जो आप रहेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स मान लीजिए लेते हैं, तो उस हिस्ट्री ऑनर्स में भी आप ये सब चैप्टर देखेंगे। क्योंकि इतिहास को कभी बदला नहीं जाता है। जो चैप्टर पहले से पढ़ता आया जा रहा है वही चैप्टर हम आज भी पढ़ रहे हैं और वही चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। चूँकि आज हमारे बीच बहुत लंबी बात हो गई, इसलिए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं बच्चों। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम मुख्य मुख्य बातों को इसमें नोट डाउन भी करेंगे। हम हम व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे भी। और आशा करता हूं कि वीडियो को देखने के साथ साथ आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप भी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और ऐसी कोई बातें अगर आती है जो आपके दिमाग में
क्वेश्चन पैदा कर रही है कि ये कैसे हुआ, इसको हम और भी कैसे ढंग से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, और कमेंट बॉक्स में जब पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। आप इसी तरह के चैप्टर को ध्यान से देखिए और देखिए कि मैं भी क्या क्या बता रहा हूँ आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगेगा आप भी वो भी बताइएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, हम लोग ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप बुक पर ध्यान देंगे और मैं उसको अच्छे से आपको समझा रहा हूं, तो आप उस पर गौर करेंगे तो बहुत ही आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। देखिए, हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं बच्चों, उसमें एक हड़प्पाई मुहर मिला था। तो उस हड़प्पाई मुहर में क्या है कि जो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है, और उन मुहरों पर जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब उसमें जो लिपि कोई लिखी गई है जिसको आज तक पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको हम लोग उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, या आप देख पा रहे हैं, आप जानवर का जो चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें, और कुछ आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। यही है वो हड़प्पाई मुहर जिसको अभी तक पढ़ना मुमकिन संभव नहीं हो पाया है, जिसको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो बच्चों, एक पुरातात्विक साक्ष्य, यहाँ पे एक शब्द आया है, वो पुरातात्विक साक्ष्य हम क्या कहेंगे? जैसे पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हो गया कि पूर्व में जो सभ्यता बीती है उसमें पुरावस्तुओं में, जैसे कि आवास, उनके जो घर थे, मृदभांड, जो मतलब तरह तरह के जो उनका मृदभांड होता था, और आभूषण जो वो लोग अपने पहनते थे, और औजार और मुहरों, यह सब है पुरातात्विक साक्ष्य जिसके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। साथ ही हम अन्वेषण भी करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव भी आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, और हो सकता है हमेशा ही परे रहें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक हड़प्पाई मोहर है जिस पर एक जानवर का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, और कुछ लिपि भी लिखा हुआ है जिसको पढ़ना संभव अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, हम लोग पूरे हड़प्पा संस्कृति जो कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो उसके पारिभाषिक शब्द को हम लोग जाने, स्थान और काल के बारे में जाने। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें भी सम्मिलित होती है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो भी पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं मनके, बाट और फलक का जो फिगर बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बगल में। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया, जो हम लोग पृष्ठ 6 में देखेंगे। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया जाता है। किसको?
हड़प्पा सभ्यता को। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। जहां पे आपको ऐसा लगता है कि उसको नोट डाउन कर लिया जाए, प्लीज आप नोट डाउन करें ताकि आप भूलें नहीं, एग्जाम्स में अच्छे से क्लियर कर पाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इन सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया जाता है, तो वहां पे आप थोड़ा फंसेंगे कि क्या आंसर होगा। इसलिए थोड़ा सा नोट डाउन करें कि जो काल निर्धारण लगभग है उसका कब से कब तक हड़प्पा काल का किया गया। अभी हमने बताया कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, तो इसको आप नोट करेंगे। और एक शब्द आया था प्रवर्ती हड़प्पा, क्या है उसको भी आप लिख लेंगे। विकसित हड़प्पा संस्कृति क्या है उसको भी लिख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बात को आपको मैं नोट डाउन करवा दूं, तो थोड़ा चैप्टर तो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप देखेंगे। और कोशिश मैं करूंगा कि लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखवाऊं। तो एक शब्द बच्चों पढ़ते होंगे आप लोग, ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्राय इतिहास में बहुत देखने को आपको मिलेगा। ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व, है ना, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व क्या है। जैसा कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं, एडी, उसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, एडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एनो डोमिनी। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग जो है बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसवी पूर्व, सीई के लिए ईसा ईसवी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस बुक में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको अगर चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। अब हड़प्पा संस्कृति के आरंभ को देखिए। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप। दूसरा हम देख रहे हैं कि निर्वाह के तरीके। तो आपने मानचित्रों 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए।
हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। मतलब इन जानवरों की जो हड्डियां हैं हमें हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा वाले स्थानों में मिली है। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, जिसको सुअर कहते हैं, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, कैसे खेती किया जाता था, कैसे कृषि कार्यों को वो लोग करते थे। तो आशा करता हूं बच्चों कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे आप इसको ऐसे और बताइए ना, थोड़ा सा अच्छा और होगा। तो आप अपनी बातों को मेरे पास रख सकते हैं कमेंट के जरिए। आप कमेंट करेंगे, जहाँ पे वीडियो चलेगा नीचे कमेंट लिखा हुआ रहेगा, उस कमेंट के द्वारा आप अपनी बातों को हम तक पहुँचा सकते हैं और हम उस आपकी बातों को देखेंगे, आपका रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। देखिए बच्चों, तो चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, विस्तार से आपको चैप्टर में पढ़ाऊँगा, जिससे कि इस क्लास में आप अगर जो इतिहास को पढ़ते हैं तो आप आगे की कक्षाओं में इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास में पढ़े हुए बातों के माध्यम से आप उसमें मदद ले सकें। जब आप उसमें पढ़ेंगे आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इस बातों को वहाँ देखा था, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को पढ़ा था। आप खुश हो जाएंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बात कमेंट में मुझे पूछें। अच्छा लगा हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछें। इसी तरह के आपके सभी प्रश्नों को मैं हल करूंगा और आपके जो मन में सवाल उठेंगे इतिहास को लेकर, उसको मैं ज़रूर से ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। साथ ही बच्चों, चूँकि मेरा पहला दिन है इसलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वीडियो के इस YouTube चैनल में, एजुकेशनल सॉल्यूशन में, आप सबों को एक और फ़ायदा मिल सकता है। इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, स्पोकन के भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और मेरे वीडियो को देखिए। आप उसमें क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के छोटे छोटे चीज़ों को आप सीख सकते हैं। आप अंग्रेजी बोलने के ट्रिक को जान सकते हैं। अच्छे ढंग से आप लेटर लिखना सीख सकते हैं। एक एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे, टेंस हम कैसे जानेंगे, ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, बहुत सारी जानकारियाँ मेरे YouTube चैनल में है। तो आप क्या करेंगे, उसको भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे और देखेंगे और हमको बताएंगे कि कैसा लगा आपको स्पोकन का वीडियो सीख। स्पोकन का जो सीरीज है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, कंटिन्यू डे बाय डे के सीरीज को आप देखिए, वीडियो को देखिए और आशा करता हूं कि जैसे जैसे वीडियो मेरा आगे बढ़ता चला जाएगा आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी चैप्टर में, इसके अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। इस कोरोना काल में आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और इसी आशा के साथ मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।